गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम 2 जुलाई के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए सेशन को एंड तक देखिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए डेली करंट अफेयर की तो आपको क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF अवेलेबल हो जाती है, वहां से आप इसे कलेक्ट कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का। सुजाता सोनिक को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर किसी राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर आंसर ले लेते हैं। सुजाता सोनिक हाल ही में देखिए महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त की गई। 1 जुलाई को IAS अधिकारी सुजाता सोनिक को महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। यहां पर आपको मुख्य सचिव के पद के बारे में पता होना चाहिए फ्रेंड्स। राज्य सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। यहां पर सुजाता सोनिक की बात करें तो ये 1987 बैच की एक IAS अधिकारी है, जिन्हें महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में हाल ही में 1 जुलाई को नियुक्त किया गया और इनका कार्यकाल इस पद पर जून 2025 तक होने वाला है। तो सुजाता सोनिक हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई। इसके अलावा देखिए एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट को याद रखिएगा। मनोज सिंह को हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। यह भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों के आधार पर भी यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इन्हें भी याद रखिए। मनोज सिंह हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए। ओके, देखिए आप सभी को पता है कि इस बार ऑफर ऑफ द वीक चल रहा है, जहां पर SSC के सभी कोर्सेस आपको काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। पूरे वीक आप इन 14 कोर्सेस को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्राइसेस आपके लिए पूरे वीक रहेगी। आपको मैंने लास्ट डे भी इसके बारे में अपडेट दिया था, तो आप यहाँ पर पॉज करके देख लीजिएगा। सारे ऑफर आपके लिए रनिंग है, चाहे आप रूट एप्लीकेशन से जाकर बाय करना चाहते हैं या फिर सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। इसके अलावा देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर आज के लिए आपके लिए आया है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी को पता है हम T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बने हैं। तो आप सभी के लिए सेलिब्रेशन ऑफर के रूप में क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन के जितने भी कोर्सेस है बिलो 500 वो आपके लिए 30% ऑफ पर अवेलेबल है। और ऐसे जितने भी कोर्सेस हैं जो कि अबव 500 हैं वो आप सभी के लिए 40% ऑफ में अवेलेबल है। तो फ़ायदा उठाइए। बहुत कम बार होता है कि ऐसे ऑफर आपको मिलते हैं। तो आप इजीली जाकर रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो विश्व की सबसे रहने योग्य सिटी की बात करें फ्रेंड्स, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार तो यह ऑस्ट्रिया का शहर है वीना। आंसर डी हो जाएगा। यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स को जारी करती है। 2024 में हाल ही में इस एडिशन को जारी किया गया, 2024 के एडिशन को जारी किया गया, जिसमें 173 शहरों को शामिल किया गया। और इसमें वर्ल्ड का सबसे रहने लायक शहर ऑस्ट्रिया का वीना शहर बना है। सेकंड पर डेनमार्क का कोपेनहेगन है और थर्ड पर स्विट्जरलैंड का ज्यूरिक है। तो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में विश्व का सबसे रहने लायक शहर पूछा गया था, तो यह ऑस्ट्रिया का वीना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें जो कि इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था है, तो ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, जो कि इकोनॉमिस्ट समाचार पत्र की एक सहयोगी कंपनी है। इसके प्रबंध निदेशक रॉबिन बियू है और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना 1946 में की गई थी। हाल ही में इस संस्था के द्वारा ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 को जारी किया गया, जिसमें वर्ल्ड का सबसे रहने लायक शहर ऑस्ट्रिया का वीना है। ओके, सिंपल था, इजीली क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया?
देखिए नॉर्मली सैटरडे को हम वर्ल्ड कप जीत चुके थे फ्रेंड्स। आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी क्रेजी जीके ट्रिक पर अवेलेबल है, आप उसे देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि हमारे काम की है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया? तो ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। आंसर हो जाएगा आंसर सी। आप सभी को पता होना चाहिए कि इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप है 2024 का, वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था और इस बार ये नवा संस्करण है T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें आप सभी को पता है फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया। सबसे पहली बार 2007 में जब T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई थी तो पहला टाइटल भी इंडिया ने ही अपने नाम किया था और इस बार 9th एडिशन भी इंडिया ने ही दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपने नाम किया। इस वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज बने हैं जसप्रीत बुमराह और मैन ऑफ द मैच है फाइनल में विराट कोहली। काफ़ी अच्छी पारी खेली थी इन्होंने, तो विराट कोहली है मैन ऑफ द मैच। आपको यहाँ पर यह भी क्लियर हो गया कि पहला T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था। तो T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई थी कब? 2007 में। आईसीसी इस वर्ल्ड कप को कंडक्ट कराता है। 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने अपने नाम किया था। अब आप कमेंट में बता देना कि पहले वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया ने किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। कमेंट में आंसर कर दोगे, इजीली आप बता भी दोगे, आप सभी को पता भी होगा। एक्चुअल में हिस्ट्री बनाई थी हमने, तो आप इजीली बता दोगे। इसके बाद अगला वर्ल्ड कप होगा T20 वर्ल्ड कप 2026 में। भारत और श्रीलंका में यह आयोजित किया जाएगा। 2024 का तो पता चल ही गया कि कहाँ आयोजित हुआ। 2026 का भी याद रखिएगा कि अगला T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आगे आइए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? देखिए नियुक्तियों से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो नोट कीजिएगा आप। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का हाल ही में नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है रवि अग्रवाल को। आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। रवि अग्रवाल की बात करें तो 1988 बैच के एक राजस्व अधिकारी है, IRS ऑफिसर हैं रवि अग्रवाल, जिन्हें हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे शॉर्ट में CBDT के नाम से जाना जाता है, इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया। वैसे इनके पहले इस पद पर नितिन गुप्ता थे, जिनका कार्यकाल अभी खत्म हुआ है। तो इनके कार्यकाल खत्म होने के बाद अब CBDT के नए चेयरमैन रवि अग्रवाल नियुक्त किए गए। इनका कार्यकाल इस पद पर जून 2025 तक होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की बात करें फ्रेंड्स, तो ये भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो कि डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जानकारियां प्रदान करता है। 1964 में इस संस्था की स्थापना सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत की गई थी। हाल ही में इसके चेयरमैन के रूप में रवि अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। अब आ जाइए आज के हमारे फोकस क्वेश्चन पर, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो पहले रैंक बता देता हूं, इसमें भारत की रैंक है 72। देखिए हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को जारी किया 2024 के लिए। ये इंडेक्स है। देखिए इंडेक्स किन आधारों पर जारी किया जाता है? तो 4 अलग अलग डायमेंशन से, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश में कैसा है, ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज कैसी है, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसा है, और रेगुलेशन एंड एथिक्स कैसे हैं। इन अलग अलग 4 डायमेंशंस के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है हर साल। इस इंडेक्स में सभी देशों को एडवांस इकोनॉमी मतलब AE, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी और लो इनकम कंट्री में वर्गीकृत किया जाता है। हम ऑल ओवर की बात करें तो ऑल ओवर इस इंडेक्स में देखिए 174 कंट्रीज को कंपाइल किया गया, शामिल किया गया, जिसमें देखिए पहले 3 स्थानों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और USA तीसरे स्थान पर है। और सबसे आखिरी रैंक पर इस इंडेक्स में साउथ सूडान को रखा गया। देखिए यहाँ पर कैजुअली मैं आपको AI के बारे में भी समझा देता हूँ कि क्या होता है, कैसे काम करता है। तो AI का नाम आप सभी ने सुना होगा। देखिए आप जो मोबाइल चला रहे हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉर्मली मदद लगती है। इसे कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब 2 तरह की हो सकती है।
देखिए, एआई कंप्यूटर सिस्टम को इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है एआई। दो प्रकार के एआई हो सकते हैं। सबसे पहला है नैरो एआई। इसका मतलब होता है कि एक एआई को जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है, सिंगल जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो उसी इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एआई की बात करें तो ये अपनी तरफ से भी सोचकर इंसानों को आउटपुट दे सकता है। तो यह है स्ट्रॉन्ग एआई। एआई के यूज़ काफ़ी अलग अलग सेक्टर में किए जाते हैं, जैसे हेल्थ केयर में किया जाता है, फाइनेंस सेक्टर में एआई का यूज़ किया जाता है, मार्केटिंग में किया जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एआई का यूज़ किया जाता है। देखिए, जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं एआई का भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हाथ है। अब नॉर्मली अगर हम इस विषय की बात करें कि एआई कैसे काम करता है, तो देखिए, एआई का सबसे पहला फॉर्मेट काम करने का देखिए तो एक है डाटा कलेक्शन। सबसे पहले वो डेटा को संग्रहित करता है, जिस भी डेटा की ज़रूरत होती है। एआई तस्वीर भी पहचान सकता है, उसे हज़ारों तस्वीरें देखनी पड़ती है पहचानने के लिए। मान लीजिए आपको कुत्ते और बिल्ली की पहचान करनी है, इसके लिए आपको कुत्ते और बिल्लियों की ढेर सारी इमेज चाहिए होगी। इस तरीके से डेटा संग्रह करता है कौन? एआई। उसके बाद आता है एल्गोरिदम। इसकी बात करें तो एआई में कुछ विशेष नियम होते हैं जिन्हें कहा जाता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम डेटा को समझते हैं, उनमें से पैटर्न ढूंढते हैं जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया है उसके आधार पर। फिर आता है मॉडल परीक्षण, मॉडल ट्रेनिंग। जब एआई को डेटा मिल जाता है तो वह इस डेटा पर प्रशिक्षण करता है, ट्रेनिंग करता है। जो भी आपको चाहिए उसकी खुद प्रशिक्षण करता है, निकालता है, अपने जितना भी उसमें समझ है उस आधार पर आपको आपने जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिया है उस आधार पर वो डेटा को निकालने का काम करता है। ये मॉडल ट्रेनिंग कहलाती है। फिर प्रिडिक्शन या फिर निर्णय। अब मॉडल ट्रेनिंग में जो भी डेटा निकल के आया है उसमें प्रिडिक्शन और डिसीजन मेकिंग के रूप में एआई खुद सोचेगा कि ये तस्वीर या डेटा आपको प्रदान करना है या नहीं। और इसके बाद आता है सुधार और अनुकूलन। देखिए, एआई जो है वो खुद के डेटा में लगातार सुधार करता रहता है और इस तरीके से एक पावरफुल आउटपुट एक एआई प्रदान करता है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि एआई में खुद की सोचने समझने की क्षमता होती है। केवल आपको इंस्ट्रक्शन देना है और एआई उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर अपना काम शुरू कर देगा। तो यहाँ पर हमने एआई का कैजुअली वर्क समझा कि एआई कैसे काम करता है, दो तरह के एआई के बारे में जाना और एआई एक्चुअल में होता क्या है इसकी बात की। आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। तो आज का फोकस क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, हमने इसको डिटेल में समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हर साल हूल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, हूल दिवस की बात करें तो यह हर साल मनाया जाता है 30 जून को। अब यहाँ पर देखिए, हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हूल दिवस की शुभकामनाएं दी है देश को, स्पेशली आदिवासी समुदाय को, क्योंकि ये स्पेशली देखिए उन्हीं की कहीं ना कहीं जो वीरता है उससे रिलेटेड दिवस है। वैसे हूल का शाब्दिक अर्थ ही क्रांति से होता है। 30 जून को जो हूल दिवस है वो संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कभी संथाल विद्रोह हुआ था भारत में, आप सभी को याद होगा, इतिहास में आपने इसे पढ़ा होगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के बलिदान के रूप में इसे जाना जाता है। संथाल विद्रोह भारत के झारखंड क्षेत्र में 1855 में हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कान्हू थे। ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीतियां, जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ आदिवासियों का ये विद्रोह काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा विद्रोह रहा है और इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षर के रूप में इसे दर्ज किया जाता है। 1855 में संथाल विद्रोह के सम्मान में, संथाल विद्रोह में जो आदिवासियों ने बलिदान दिए हैं उनके सम्मान में हूल दिवस मनाया जाता है 30 जून को। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से संथाल विद्रोह भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। आगे बढ़ें। हाल ही में खिलाड़ी भूपिंदर सिंह रावत का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो भूपिंदर सिंह रावत की बात करें फ्रेंड्स तो ये काफ़ी फेमस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं भारत के, जिनका हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। फुटबॉल में देखिए इनकी रफ्तार के कारण ही इन्हें स्कूटर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। 1969 में इन्होंने मलेशिया में मर्डेका टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में ये सर्विसेज और महाराष्ट्र की तरफ से फुटबॉल खेल चुके हैं। भूपिंदर सिंह रावत अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी थे फ्रेंड्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आगे आ जाइए।
एक्टर मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई? तो मनोज वाजपेयी के जीवन पर, उनके संघर्ष पर हाल ही में लिखित एक बुक को लॉन्च किया गया। इसका नाम है मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। इसे लिखा है पीयूष पांडे ने। आंसर हो जाएगा आंसर ए, पीयूष पांडे के द्वारा, जो कि एक पत्रकार हैं। मनोज वाजपेयी के जीवन पर इस बायोग्राफी को लिखा गया। मनोज वाजपेयी के जीवन में कैसे संघर्ष रहे, कैसे उन्होंने फिल्म अभिनेता बनकर मुकाम हासिल किया, इसके बारे में कहानी इस बुक में बताई गई है। मनोज वाजपेयी की बात करें, भारत के बिहार राज्य से संबंधित है। इन्हें देखिए फिल्मों में या कला में इनके योगदान के लिए 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा नेशनल फिल्म अवार्ड 1999 में दिया गया था सत्या फिल्म के लिए, और 2021 में भोसले फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। मनोज वाजपेयी से पद्मश्री याद रखिए, इन्हें पद्मश्री दिया गया है 2019 में। हाल ही में इनके जीवन पर लिखित मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी का विमोचन किया गया। तो इजीली क्लियर हो जाता है। आगे आइए, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हाल ही में देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन नियुक्त किए गए। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो ने चल्ला श्रीनिवासुलु को हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया है। वैसे इनके पहले इस पद पर देखिए दिनेश खारा थे। इनके कार्यकाल खत्म होने के बाद अब 27वें अध्यक्ष बने हैं एसबीआई के चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये अपना पद संभालेंगे अगस्त 2024 में। वैसे हमें कैजुअली एसबीआई के बारे में भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए एसबीआई भारत के सबसे पुराने बैंकों में गिना जाता है। 1806 ईस्वी में सबसे पहली बार स्टेट बैंक का रूप देखने को मिला था बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में। आगे चलकर 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बम्बई का विलय किया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। आगे चलकर 1 जुलाई 1955 में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ ये भी याद रखिएगा, 1 जुलाई 1955 को। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। असम राज्य सरकार ने असम गवाह संरक्षण योजना शुरू की। यह योजना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा से संबंधित है? तो देखिए हाल ही में एक कानून आया था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसी की धारा 398 के तहत असम राज्य सरकार ने असम गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की है। आंसर हो जाएगा धारा 398। इसके बारे में जानते हैं कि धारा क्या है। देखिए योजना किसकी है ये पता चल गया, असम गवाह संरक्षण योजना असम सरकार की योजना है। अब आपको नाम से ये भी समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं गवाह के संरक्षण से संबंधित है। वैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 398 गवाहों के संरक्षण से संबंधित है कि गवाहों का संरक्षण किया जाना चाहिए। यह धारा कहती है कि हर राज्य सरकार गवाहों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गवाह संरक्षण योजना तैयार करेगी और उसकी अधिसूचना जारी करेगी। तो इसी के तहत असम सरकार ने ये इनिशिएटिव उठाया है हाल ही में आर्टिकल 398 के तहत। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 जुलाई 2024 के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझ लिए। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। वैसे सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे तो आंसर देख लेते हैं हम। पहला देखिए, नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारत में कब से प्रभावी हुए? तो ये प्रभावी हुए हैं 1 जुलाई से। निम्न में से किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया? तो यह है विक्रम मिस्त्री। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? तो यह हो जाएगा डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस पुस्तक का विमोचन किया। बुक को लिखा है एस नागेश कुमार ने। चर्चित रायमोना नेशनल पार्क भारत के असम राज्य में स्थित है। 29 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू की गई। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। आगे आइए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की घोषणा की? तो यह महाराष्ट्र सरकार है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने 29वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की? तो यह जारी की है आरबीआई ने। यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया एंटोनियो कोस्टा को। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, धर्मपुरी श्रीनिवासन का हाल ही में निधन हो गया।
ये राजनीति या पॉलिटिक्स के क्षेत्र से संबंधित है। ये सारे करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे, यहाँ पर हमने रिवाइज कर लिए। अब आप सभी के लिए आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा, लेकिन उससे पहले लास्ट डे जो क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनका आंसर ले लेते हैं। किस संस्था द्वारा इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई? तो इसे जारी किया है इसरो ने। सिंपल। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित की गई? तो ये IIT गुवाहाटी के द्वारा विकसित की गई है। भारत ने किस देश के कांकेस थुराई बंदरगाह के विकास के लिए आर्थिक सहायता दी? तो ये बंदरगाह देखने को मिलेगा श्रीलंका में। तीनों क्वेश्चन हो गए। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? मेंस T20 विश्व कप की शुरुआत कब की गई थी? ये मैं आपको बता भी चुका हूं। और लास्ट देखिए, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ रेसिलियंस 2024 में किस डे की थीम है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।